हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इतिहास को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इसके पहले एक वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसके पहले कौन सभ्यता थी। तो इसके पहले जो सभ्यता थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसके बाद विद्वान ऐसा मानते हैं कि जब आर्य आए थे, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। जब आर्य आए थे तो आर्य क्या किए थे कि इस सिंधु घाटी सभ्यता को ध्वस्त करके एक नई सभ्यता का जन्म देते हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। हालांकि ये पूर्णतः सही नहीं है, ऐसा माना जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी जिसमें वेदों की रचना हुई है। यानी जो वैदिक सभ्यता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी जिसमें किसकी रचना हुई है? वेदों की रचना हुई है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता, जो वैदिक संस्कृति थी उसके निर्माता कौन थे? तो उसके निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृत के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य का अर्थ क्या होता है? कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट, अभिजात। यानी अगर पूछा जाता है कि आर्य का अर्थ क्या होता है तो कुलीन होता है, श्रेष्ठ भी होता है, उत्तम, उत्कृष्ट और अभिजात, ये सभी आर्य के अर्थ हैं। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। और ये आर्य शब्द किसके लिए किया था? एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया था। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। और कुल उपनिषद कितने हैं इसमें देख लेते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। और जो महापुराण है वो 18 और वेदांग हैं वो 6 हैं। जो हमारी ऋग्वैदिक काल की जो वीडियो है ऋग्वेद, आप उसको पढ़ेंगे तो ये पूरा उसमें मिल जाएगा। वैदिक सभ्यता के भाग अब देख लेते हैं कि वैदिक सभ्यता के कितने भाग थे। तो वैदिक सभ्यता के 2 भाग थे। अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटी गई थी, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक मानी जाती है। और किसी किताब में ऐसे भी देखे होंगे 1000 से 500 BC मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ऋग्वैदिक काल। इस काल की सटीक जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। यानी इस काल की सटीक जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन थी? ग्रामीण थी। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। लेकिन सैंधव सभ्यता की जो विकसित सभ्यता थी वो कैसी थी? नगरी थी। आर्यों द्वारा प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था। जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई है, जो प्रशासन करने वाली जो इकाई है वो 5 भागों में बटा था। कौन कौन? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये 5 भागों में प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। ग्राम को मुखिया क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामीणी। और जो विश्व का प्रधान होता था उसे विश्वपति। और जो जन के शासक होता था उसे क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। जो आर्यों का समाज था, तो आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था, यानी पिता प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? कुलप। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। जो स्त्रियां थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी, जैसे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वास, ये विदुषी महिलाएं थीं। उस समय ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाएं कौन कौन थी?
लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, सिक्ता और विश्वास। आगे देखते हैं, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। जो महिलाएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था? अमाजू। आर्यों के वस्त्र कौन कौन थे? तो सूती वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र थे और चर्म के यानी चमड़े के वस्त्र होते थे। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह सोमरस किससे बनाया जाता था? वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। आर्य समाज जो था उसमें विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। आर्य समाज में 2 विवाह प्रचलित थे। जो आर्य समाज था उसमें 2 ही विवाह प्रचलित थे। कौन कौन? एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष होता था यानी उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की नारी होती थी यानी स्त्री होती थी, तब यह विवाह होता था। उसे क्या कहते थे? अनुलोम विवाह। लेकिन प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण की स्त्री होती थी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। तो आप समझ गए होंगे अनुलोम विवाह किससे होता था? तो उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की स्त्री। लेकिन प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण की स्त्री, निम्न वर्ण का पुरुष। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उषडीस, ये 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़ों क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। आर्य जो अंदर कपड़े पहनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु और प्रिय देवता, प्रिय पशु घोड़ा था और जो प्रिय देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु है लोहा है, जिसको हम लोग कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के नाम से जानते हैं। जो आर्य जो सबसे पहली धातु खोजे थे, कौन खोजे थे? लोहा। लेकिन इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजी गई धातु थी कौन थी? तांबा थी। लेकिन ये आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी, जिसको हम लोग कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के नाम से जानते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा मिला था उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोहित अयस्क। पाणी, ये पाणी कौन होते थे? व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले, जो व्यापार के लिए दूर दूर आते जाते थे उसे क्या कहा जाता था? पड़ी। वेकनाट, सूदखोर, वेकनाट सूदखोर कौन होते थे? जो ऋण देकर ब्याज लेते थे, यानी पैसा देते थे फिर उस पर ब्याज लेते थे, उसी को क्या कहा जाता था? वेकनाट या सूदखोर। आइए देख लेते हैं कुछ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, यानी जो ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम जान लेते हैं। परसुड़ी, परसुड़ी ये रावी नदी है। सतुद्री, सतलज, अस्किनी जिसका नाम चिनाब है, चेनाब भी है। बिस्तता, झेलम। बिपाशा, इसका नाम ब्यास है। गोमती, आधुनिक नाम गोमल। कुंभ, काबुल। सदानीरा, गंडक। और जो सिंधु थी उसका नाम इंडस हुआ। तो ये था प्राचीन नाम, ये था आधुनिक नाम। आइए अब देख लेते हैं आर्य आए कहाँ से थे। कुछ विद्वानों का जो मत है वो देख लेते हैं कि आर्य आए कहाँ से। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर बताते हैं कि जो आर्यों का मूल निवास स्थल था वो कहाँ था? मध्य एशिया। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती ये बताते हैं कि तिब्बत से आए थे। एक और थे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ये बताते हैं कि सप्त समधय प्रदेश यानी 7 नदियों का देश से आए थे। तो इन सभी विद्वानों में से जो सबसे फैक्चुअल और अच्छा डेटा मिलता है वो किससे मिलता है? मैक्स मूलर, यानी मध्य एशिया से आए थे। इसका समर्थन काफ़ी विद्वान करते हैं कि जो मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य थे मध्य एशिया से आए हैं, लगभग सही है। तो फ्रेंड्स ये था ऋग्वैदिक काल। अब इसके जस्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी उत्तर वैदिक काल की। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।